हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु त्यागी, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एट फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा। आज हम बात करेंगे कि नी रिप्लेसमेंट के बाद जिंदगी कैसी होती है। जब हम नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो पहला सवाल तो हमारे मन में वो आता है कि किसको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो बहुत कॉमन है कि घुटने में थोड़ा बहुत दर्द शुरू हो गया हो, क्योंकि 40 साल के बाद सभी को थोड़ा बहुत नी पेन तो होता ही है। बट जिन लोगों को घुटनों में दर्द ज्यादा है या अर्थराइटिस ज्यादा है, उन लोगों को नी रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। लेकिन 40 साल से 50 या 55 साल तक ज्यादातर लोग वेट कम रख के एक्सरसाइजेस से, फिजियोथेरेपी से या मेडिसिन से काम चला लेते हैं। अक्सर हमने देखा है कि 55 साल की उम्र के बाद नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। जब हम नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो उसके क्राइटेरियाज भी बड़े फिक्स हैं कि नी रिप्लेसमेंट की जरूरत किसको है। तो अगर हम आम जनता के लिए जब भी हम क्राइटेरियाज डिफाइन करते हैं तो वो क्राइटेरियाज कुछ इस तरह के रहते हैं कि जैसे अगर किसी को सीढ़ी चढ़ने में बहुत दर्द हो रहा हो, या किसी को पेन किलर हफ्ते में 3 बार से ज्यादा लेने की जरूरत पड़ रही हो, या अगर सोशल गैदरिंग में कहीं जाना है, जैसे अगर कहीं रिश्तेदारों में या कहीं पे शादी हो और वहां जाने से पहले आपको सोचना पड़ रहा है कि आप जाएं कि ना जाएं, वहां कितना चलना पड़ेगा, क्या वहां बैठने के लिए कुर्सी मिलेगी कि नहीं। तो वो भी एक क्राइटेरिया है या एक पैरामीटर है जिसपे हम देखते हैं कि नी रिप्लेसमेंट की जरूरत हो सकती है। इसी तरह दो क्राइटेरिया और हैं। पहला क्राइटेरिया कि अगर घर में रोजमर्रा की जिंदगी में अपने काम करने में भी दिक्कत होगी, और उसके सिवा क्राइटेरिया कि अगर आपको अपने जब आप सोने जा रहे हैं तब सोते सोते या एट रेस्ट भी घुटनों में दर्द हो रहा है। तो कुल मिला के ये 5 क्राइटेरिया हैं। अगर इन 5 में से 3 का जवाब हाँ है तो इसका मतलब ये है कि घुटने के दर्द की वजह से आपकी लाइफ डिसेबल हो रही है। मतलब अगर दर्द की दवाई रेगुलर लेनी पड़ रही हो, बाहर जाने से पहले, सोशल फंक्शन से पहले सोचना पड़ रहा हो, घर में बैठे बैठे भी रेस्ट पे भी पेन हो रहा हो या नाइट पेन हो रहा हो, या घर में रोजमर्रा की जिंदगी में आपको काम करने में दिक्कत हो रही हो, या फिर आपको अगर सीढ़ी चढ़नी है या कहीं जाना है उसमें आपको पेन हो रहा हो। तो ये 5 क्राइटेरिया हैं जिससे कि एक आम इंसान ये देख सकता है कि अगर इन 5 में से 3 का जवाब हाँ है तो उस पेशेंट को उठने की जो प्रॉब्लम है वो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट से मतलब ये है कि अगर डेली एक्टिविटीज अफेक्ट हो रही है और पेन किलर लेना पड़ रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि उस पेशेंट को एक सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी है जो प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ में उसको परेशान कर रही है। इस सिचुएशन में जब आप अपने डॉक्टर को मिलते हैं तो आपका एक्सरे करके देखते हैं। एक्सरे में नॉर्मली 4 ग्रेड्स होते हैं अर्थराइटिस के, या अगर हम सिंपल आम जनता की भाषा में कहें तो 3 ग्रेड्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो अगर माइल्ड ग्रेड की हम बात करते हैं, ये नॉर्मली 40 से 50 की उम्र में देखने को मिलता है कि जब घुटनों के बीच का गैप एक्सरे में हमें कम होता नजर आता है। मॉडरेट अर्थराइटिस होता है जब गैप भी कम हो रहा हो, घुटनों का अलाइनमेंट भी थोड़ा सा चेंज हो रहा हो, और घुटने के आसपास घिसने की वजह से एक्स्ट्रा बोन बनने लगती हो, जिसको हम ऑस्टियोफाइट कहते हैं। इसी तरह से एक होता है सीवियर अर्थराइटिस, जिसमें कि घुटनों की हड्डियों के बीच का गैप बहुत ही कम हो गया है, घिसने की वजह से ऑस्टियोफाइट्स काफी ज्यादा बन गए हैं और पैरों का अलाइनमेंट भी बदल रहा है। जैसे आपने भी देखा होगा, आपके आसपास कुछ लोग होते हैं बड़ी उम्र के जिनके घुटने टेढ़े होने लगते हैं, पैर अंदर की तरफ को आने लगते हैं। तो जब वो चलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इनके चलने का तरीका बदल गया है। इसको हम वारस डिफॉर्मिटी कहते हैं मेडिकली। इसका मतलब है कि घुटने टेढ़े भी होने लग गए हैं। तो अगर 55 साल से उम्र का कोई है जिसको कि सीवियर अर्थराइटिस है, और जो मैंने 5 सवाल बताए, उन 5 में से 3 सवालों के जवाब उनके हाँ है, तो उनको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत हो सकती है। अब नी रिप्लेसमेंट को लोग लेके भी लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि अगर नी रिप्लेसमेंट कराना है तो कितने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, किस तरह की फिजियोथेरेपी चलती है, ऑपरेशन में क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, अगर नी रिप्लेसमेंट किसी को कराना है तो उससे पहले क्या टेस्ट होते हैं।
नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से पहले आपके डॉक्टर आपका हार्ट, लंग, लिवर, किडनी ये सारे टेस्ट करके देखेंगे। हम आपके 18 के करीब टेस्ट करके देखते हैं और उससे फिर ये फाइनल होता है कि आपके केस में नी रिप्लेसमेंट अगर हम सर्जरी करते हैं तो उसकी सेफ्टी कितनी रहती है। इसमें आपके यूरिन टेस्ट से लेके हार्ट के टेस्ट से लेके लिवर के एंजाइम्स, किडनी के पैरामीटर्स, ये सारा चेक होता है। खास तौर से ये देखा जाता है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है। नॉर्मली तो जब हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं तो उसमें 100 ml से भी कम ब्लड लॉस होता है, क्योंकि हम एक स्पेशल टेक्निक से करते हैं जिसमें कि एक टूनिके नाम की चीज लगाते हैं जिससे कि पेशेंट का ब्लड लॉस कम से कम हो। लेकिन फिर भी जब हम सर्जरी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि नी रिप्लेसमेंट से कम हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर होना चाहिए। अगर 12 से ऊपर हो तो सबसे अच्छी बात है। इसके सिवा हम ये भी देखते हैं कि पेशेंट बाकी पैरामीटर वाइज कैसा है। जैसे अगर पेशेंट को शुगर की प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम है या थायराइड की प्रॉब्लम है तो उस पर हम खास तौर से ध्यान रखते हैं। और सर्जरी से पहले जब पेशेंट को एडमिट करते हैं तो हम इन सारे पैरामीटर्स को अच्छे से चेक करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। इसीलिए जब भी हम पेशेंट को एडमिट करते हैं नी रिप्लेसमेंट के लिए तो पहले एक दिन उनके सारे टेस्ट होते हैं, हमारे फिजिशियन उनको देखते हैं ताकि थायराइड, शुगर, बीपी सब नॉर्मल हो। कार्डियोलॉजिस्ट हमारे देखते हैं कि हार्ट उनका ठीक हो। एक जरूरी चीज जो नी रिप्लेसमेंट से पहले हम पेशेंट से अक्सर पूछते हैं वो ये कि क्या किसी भी कारण से वो ब्लड थिनर ले रहे हैं। ब्लड थिनर होती हैं वो दवाइयां जो खून पतला करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे किसी की हार्ट की सर्जरी हुई है तो उसके बाद हम ये अक्सर देखते हैं कि उनको ब्लड थिनर चल रहे होते हैं। तो उस सिचुएशन में हम ये ब्लड थिनर्स ऑपरेशन से 5 दिन पहले बंद करवाते हैं। जब हम ब्लड थिनर्स बंद करवाते हैं तो उससे हम ऑपरेशन के दौरान होने वाले ब्लड लॉस को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। ब्लड थिनर का एक और क्राइटेरिया ये भी रहता है कि अगर कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं तो हो सकता है हम ब्लड थिनिंग एजेंट को चेंज करें, दवाई को, और वो दवाई करें जो नी रिप्लेसमेंट में सेफ हो। और उसमें भी हम एक इंजेक्शन पे स्विच ओवर कर लेते हैं जो कि हम ऑपरेशन से 24 घंटा पहले बंद कर देते हैं। अब अगला जरूरी सवाल आता है कि मरीजों को ये डिसाइड करने में मुश्किल होती है कि एक नी का कराएं या दोनों नी का, और अगर दोनों की जरूरत है तो एक बार में करें या गैप के साथ करें। तो इसमें नॉर्मली ऐसा रहता है जब भी हम किसी पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक घुटने की वजह से दिक्कत ज्यादा है या दोनों में बराबर है। जैसे अगर कोई पेशेंट आता है और कहता है कि राइट नी में पेन तो है काफी सीवियर और लेफ्ट में है 20%, तो हम फिर एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं और हम रेडियोलॉजिकली एक्सरे करा के देखते हैं कि उस पेशेंट को दोनों घुटनों में बराबर अर्थराइटिस है या फिर कम ज्यादा है। जब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की कि एक घुटने का ऑपरेशन करना है या दोनों का, उसमें जरूरी ये भी रहता है कि पेशेंट की फिटनेस कितनी है। कभी कभी पेशेंट को दोनों नी रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है, लेकिन जैसे अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या लिवर या किडनी की तो भी हम एक बार में एक घुटने का करते हैं, फिर हम थोड़ा गैप देते हैं, फिर दूसरे घुटने को करते हैं। वैसे आजकल पेशेंट की सेफ्टी बढ़ाने के लिए खास तौर से बड़ी उम्र के लोगों में जो कि 75 साल से ऊपर के हैं, हम एक बार में एक घुटने का रिप्लेसमेंट करते हैं, फिर 1 या 2 दिन का गैप देते हैं और फिर दूसरे घुटने का नी रिप्लेसमेंट करते हैं। इससे सेफ्टी बढ़ जाती है। और इसमें भी अगर पेशेंट को कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई मेजर इशू है तो हम सर्जरी में सीनियर एनेस्थेटिस्ट को भी रखते हैं, आईसीयू बैकअप भी रखते हैं, और अगर कोई एक्सपर्ट की जरूरत हुई जैसे कार्डियोलॉजिस्ट की तो हम उनको ऑन कॉल स्टैंड बाय पे भी रखते हैं। तो जब भी आपको नी रिप्लेसमेंट के लिए अगर कोई डॉक्टर सजेस्ट करता है तो नॉर्मली ये प्रक्रिया रहती है। नॉर्मली आपका अच्छे से पहले क्लिनिकल इवैल्यूएशन होगा, एक्सरे वाइज इवैल्यूएशन होगा, और उसके बाद आपके सारे चेकअप होंगे जैसे हार्ट, लंग, लिवर, किडनी के। उसके बाद सीनियर एनेस्थेटिस्ट आपको देखेंगे। ये डिसीजन लिया जाएगा कि एक घुटने की करनी है या दोनों घुटनों की एक साथ करनी है या अलग अलग करनी है, और अगर अलग अलग करनी है तो कितने गैप में करनी है। जब ये सारी बातें डिसाइड हो जाती हैं आपके और आपके डॉक्टर के बीच में, तब नेक्स्ट स्टेज आता है नी रिप्लेसमेंट एज अ प्रोसीजर की डिटेल्स। जब हम बात करते हैं नी रिप्लेसमेंट एज अ प्रोसीजर को, तो उसमें हम ये देखते हैं
कि हमको हॉस्पिटल में कितने दिन रखना है, किस तरह से सर्जरी होती है और हॉस्पिटल में सर्जरी के बाद की केयर क्या रहती है। नॉर्मली अगर हम एक घुटने की सर्जरी करते हैं तो पेशेंट 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में होता है। अगर हमें दोनों की करनी है तो पेशेंट करीब 5 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। नॉर्मली हम पेशेंट को सर्जरी से एक दिन पहले एडमिट करते हैं। उस वक्त हम यह देखते हैं कि पेशेंट की बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। जैसे अगर पेशेंट को कफ कोल्ड हो रहा है या यूरिनरी इन्फेक्शन है तो हम सर्जरी को पोस्टपोन भी कर देते हैं। लेकिन अगर पेशेंट का यूरिन सैंपल भी ठीक है, कोई उसमें इन्फेक्शन नहीं है, कोई कफ कोल्ड नहीं है, हार्ट, लंग, लिवर, किडनी के सारे टेस्ट ठीक हैं, कार्डियोलॉजिस्ट ने भी क्लियरेंस दे दी है, एनेस्थेटिस्ट ने भी क्लियरेंस दे दी है, तब हम सर्जरी को नेक्स्ट डे के लिए पोस्ट करते हैं। जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं तो अगर उसमें दोनों घुटनों की करनी है या एक की, ये डिसीजन पहले ही ले लिया जाता है। नॉर्मली 75 की उम्र के बाद हम कभी भी दोनों घुटनों की सर्जरी एक साथ नहीं करते। 70 से 75 की उम्र में भी अगर पेशेंट को पूरी तरह से फिटनेस मिल रही है, सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, पेशेंट इज रिलेटिवली हेल्दी, शुगर, बीपी, थायराइड सब ठीक है, तो हम पहले घुटने की सर्जरी करने के बाद एनेस्थेटिस्ट से हमेशा पूछते हैं कि शैल वी गो हेड विद द सेकंड नी और नॉट। अगर सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, पेशेंट भी इसके लिए एग्री करते हैं, पेशेंट की फैमिली को भी इसी तरह से हमने काउंसलिंग करी होती है, तो हम फिर सेकंड स्टेज में या सेकंड नी की सर्जरी शुरू करते हैं। ये सारे डिसीजंस हमेशा एनेस्थेटिस्ट, सर्जन, पेशेंट और पेशेंट फैमिली से ड्यू कंसिडरेशन के बाद ही लिए जाते हैं। नॉर्मली सर्जरी जो होती है, एक घुटने की सर्जरी अगर हम देखें तो 1 घंटे की होती है। इसी तरह जो 2 घुटनों की सर्जरी अगर है तो वो करीब 2 घंटे का सर्जिकल टाइम है। लेकिन पेशेंट को हम रूम से लेके आके प्री ऑपरेटिव एरिया में रखना, प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन, फिर सर्जरी के लिए लेके जाना। सर्जरी में भी जब पेशेंट को लेके जाते हैं तो थोड़ा टाइम स्पाइनल एनेस्थीसिया देने में भी लगता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया मतलब कमर के नीचे के भाग को सुन्न करना ऑपरेशन के लिए। नॉर्मली जब हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं तो वो स्पाइनल एनेस्थीसिया में ही होती है। स्पाइनल एनेस्थीसिया में जो शरीर का ऊपर का भाग होता है वो पूरा एनेस्थीसिया से अनअफेक्टेड होता है। जो नीचे का भाग होता है, पैरों वाला हिस्सा, वो एनेस्थीसिया से अफेक्टेड रहता है। इस सिचुएशन में पेशेंट सर्जरी में होश में रहता है, अपने हाथ हिला सकता है, बात कर सकता है, और जो नीचे का हिस्सा होता है वो सुन्न होता है। तो नॉर्मली स्पाइनल एनेस्थीसिया में ही नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। इसमें एक चीज और रहती है कि जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं तो एक छोटा सा कैथेटर भी डालते हैं जिसको कि एपिड्यूरल कहते हैं, ताकि पोस्ट ऑपरेटिवली भी पेशेंट का हम पेन उससे कंट्रोल कर सकें। तो जब हम पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट का पेन उससे कंट्रोल कर लेते हैं तो पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड जो होता है वो काफी अच्छा हो जाता है। आज से अगर हम 10-15 साल पहले की बात करें तो एपिड्यूरल कैथेटर इतना रैम्पेंटली अवेलेबल भी नहीं था और यूज भी नहीं होता था। तब पेशेंट्स को पोस्ट सर्जरी काफी नी पेन होता था, वो परेशान रहते थे, सोना मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज की डेट में नी रिप्लेसमेंट इज अ वेरी पेनलेस प्रोसीजर, क्योंकि हम इस कैथेटर से पेशेंट को पूरी तरह से कंफर्टेबल कर सकते हैं। तो जब हमने पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया दे दिया, उसके बाद फिर पेशेंट की पोजीशनिंग होती है। पोजीशनिंग मतलब कि सर्जरी के लिए पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट्स को पोजीशन करना। फिर घुटनों में सफाई होती है जिसको कि हम स्क्रबिंग कहते हैं, और उसके बाद फिर प्रोसीजर शुरू होता है। तो पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में बुलाने से सर्जरी शुरू होने में भी करीब 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1-1 घंटे में दोनों घुटनों की सर्जरी हो जाएगी, पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में 2 घंटे रहेगा, तो ऐसा नहीं होता। सर्जरी जब होती है तो प्री ऑपरेटिव टाइम भी उसमें लगता है, और पोस्ट सर्जरी भी पेशेंट की ड्रेसिंग करने में या पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखने में भी टाइम लगता है। तो पेशेंट रूम से जाए और फिर वापस रूम में अपने वापस आए, इसमें नॉर्मली 4-1 घंटे का फर्क रहता है। हमारे हॉस्पिटल में हम ज्यादातर पेशेंट्स को पोस्ट सर्जरी आईसीयू में रखते हैं जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन। इससे सर्जरी की सेफ्टी बढ़ जाती है और पेशेंट रिलेटेड पैरामीटर्स को मॉनिटर करने में हमें सहूलियत रहती है। जब पेशेंट की सर्जरी अच्छे से हो जाती है, पेशेंट ऑब्जर्वेशन में रहता है, उसके बाद शुरू होता है लाइफ आफ्टर नी रिप्लेसमेंट का सफर। जब हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद की लाइफ के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है
कि पेन कितना होगा और पेशेंट चलना कब शुरू करेगा। आजकल की डेट में पेन बहुत ही कम होता है क्योंकि हम स्पेशल मेडिसिन या कैथेटर्स को यूज करते हैं, जिससे कि पेन ऑलमोस्ट 70-80% तक हम अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। पेशेंट ऑपरेशन की रात को ही अच्छे से सो भी पाता है। चलाना हम पेशेंट का नॉर्मली नेक्स्ट डे से शुरू करा देते हैं। ओवरनाइट आईसीयू में रखा, ऑब्जर्वेशन में रखा, उसके बाद पेशेंट को चलाना शुरू कर देते हैं नेक्स्ट डे से। शुरू में पेशेंट को वॉकर की जरूरत पड़ती है चलाने के लिए, और हमारे फिजियोथेरेपिस्ट इसमें पेशेंट के हर स्टेप पे हेल्प करते हैं। नॉर्मली जब पेशेंट वॉकर से चलने लग जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है, जो कि नॉर्मली 1 से 2 दिन में हो जाता है अचीव, उसके बाद ही हम पेशेंट की छुट्टी का प्लान करते हैं। हमारी पेशेंट की जब हम छुट्टी प्लान करते हैं तब तक हम कम से कम उसको इतना सक्षम बना लेते हैं कि वो वॉकर से खुद से किचन में जाके पानी ले पाए, अपना खाना ले पाए, या फिर टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए कंफर्टेबल हो जाए। टॉयलेट ट्रेनिंग का मतलब है कमोड चेयर पे बैठना और उठना। जब हम बात करते हैं पेशेंट कंफर्ट की, तो 5 दिन में जब हम पेशेंट की छुट्टी करते हैं बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट के बाद, तब तक पेशेंट इतना कंफर्टेबल होता है कि बैठने की पोजीशन से अपने आप खड़े हो पाए वॉकर से और चल पाए। नॉर्मली नी रिप्लेसमेंट अगर हम एक ही घुटने का कर रहे हैं तो हम 3 दिन में पेशेंट की छुट्टी करते हैं, अगर दोनों घुटनों का कर रहे हैं तो 5 दिन में। एंड आफ्टर डिस्चार्ज पेशेंट को हम पूरी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपकी लाइफ आगे कैसी रहेगी। नॉर्मली जब पेशेंट हॉस्पिटल में होता है तो सर्जरी के दूसरे दिन, मतलब छुट्टी से 1 दिन पहले, हम पेशेंट की ड्रेसिंग करते हैं। सर्जरी के तुरंत बाद पेशेंट को एक हमने बल्कि सी ड्रेसिंग लगाई होती है, जो दूसरे दिन तक हम छोटी कर देते हैं। उसके बाद पेशेंट का घुटने मोड़ना, सीधा करना हम शुरू कराते हैं। पेशेंट का चलना वॉकर की हेल्प से हम शुरू करवा देते हैं। जब पेशेंट की छुट्टी की बारी आती है तो नॉर्मली हम पेशेंट को 5 दिन की दवाइयां भी देते हैं। छुट्टी से पहले एक बार पेशेंट की ड्रेसिंग हो गई होती है और पेशेंट खुद ही वॉकर से चल के घर जाने लायक हो जाता है। छुट्टी के 5 दिन के बाद हम नॉर्मली पेशेंट को एक बार ड्रेसिंग के लिए बुलाते हैं, फिर एक बार 10वें दिन ड्रेसिंग के लिए बुलाते हैं, और ऑपरेशन से टोटल 18 दिन पे पेशेंट के टाँके निकाले जाते हैं। हम जो नॉर्मली ड्रेसिंग फोर्टिस हॉस्पिटल में लगाते हैं पेशेंट को, वो एक वाटरप्रूफ एब्जॉर्बेबल ड्रेसिंग होती है, जो कि फ्लेक्सिबल होती है नेचर में, तो पेशेंट आराम से घुटना मोड़ भी सकता है और सीधा भी कर सकता है। इसी तरह से जो पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल है वो भी हम अपनी तरफ से पेशेंट को पूरा बताते हैं, ताकि पेशेंट जहां का भी हो, भले दूर का हो या पास का, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से अपने फिजियोथेरेपिस्ट से फिजियोथेरेपी करा पाए। हम पेशेंट को सलाह देते हैं कि 1 महीने तक तो पेशेंट को अच्छे से फिजियोथेरेपी करानी चाहिए। 1 महीने तक अगर फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं और अच्छे से पेशेंट की फिजियोथेरेपी कराते हैं तो उसमें पेशेंट काफी कंफर्टेबल हो जाता है। नॉर्मली हम चाहते हैं कि पेशेंट का घुटना मुड़ना, ये 1 महीने के एंड तक पूरा अच्छे से उसमें पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए, मतलब पूरा घुटना मोड़ने लग जाए, जैसा कि सर्जरी से पहले होता है। और पेशेंट की फिजियोथेरेपी के जो माइलस्टोन्स होते हैं वो कुछ ऐसा होते हैं कि अगर पेशेंट के एक घुटने का नी रिप्लेसमेंट हुआ है तो पेशेंट को नॉर्मली 5 से 7 दिन तक स्टिक की या वॉकर की जरूरत पड़ती है, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। अगर दोनों घुटनों का नी रिप्लेसमेंट हुआ है तो नॉर्मली 10 से 14 दिन के बीच में वो वॉकर को छोड़ देते हैं। नॉर्मली 3rd वीक के एंड तक पेशेंट आराम से सीढ़ी भी चढ़ने लगते हैं। 4th वीक के एंड तक पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं, घर के नीचे, घर के बाहर जाके वॉक करना भी शुरू कर देते हैं, पार्क में भी जाना शुरू कर देते हैं। पेन किलर की रिक्वायरमेंट नॉर्मली 2 से 3 हफ्ते तक पेशेंट को जरूरत रह सकती है, और ये एसओएस बेसिस पे हम बाद में भी देते हैं। नॉर्मली 10 से 14 दिन के बीच में पेन किलर्स पेशेंट छोड़ देते हैं आजकल। इसका एक कारण ये भी है कि हम जिस टेक्निक से आजकल नी रिप्लेसमेंट करते हैं उसमें चीरा भी छोटा आता है और मसल्स को भी नहीं काटते। मसल्स को ना काटने से फायदा ये होता है कि पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन, पेशेंट का घुटना मोड़ना, सीधा करना, उसके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे रहते हैं। जब मसल्स को नहीं काटते तो सर्जरी का दर्द भी कम होता है, ब्लीडिंग भी कम होती है, और पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव चलना बड़ा ही जल्दी शुरू हो जाता है। ये टेक्निक काफी अच्छी है नी रिप्लेसमेंट की,
क्योंकि इससे जो नी की फिजियोलॉजी होती है वो पूरी मेंटेन रहती है, क्योंकि मसल नहीं कट रही। तो एक चीज जो जरूरी है वो ये कि नी रिप्लेसमेंट एज अ प्रोसीजर या एज अ प्रोटोकॉल वेल डिफाइंड है, लेकिन फिर भी जो इसमें एडवांसमेंट है, जैसे टेक्निक्स हो गई जिसमें कि स्किन इंसिजन छोटा है, मसल नहीं काटी, उससे पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन प्रोग्रेस और रिकवरी बहुत अच्छी होती है। हम ज्यादातर पेशेंट्स में इसी टेक्निक का यूज करते हैं ताकि उनके रिजल्ट्स बेटर रहें और उससे फास्ट उनकी रिकवरी हो। जब हम पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं तो 1 मंथ के एंड तक जब पेशेंट घर के बाहर वॉक करना शुरू करते हैं तो उनको अपने आप से एक फील गुड फैक्टर आ जाता है। हम 1 मंथ के एंड तक पेशेंट को साइकिलिंग भी शुरू करवा सकते हैं, और नॉर्मली ज्यादातर पेशेंट्स 1 से 1.5 महीने के बीच में अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस भी चले जाते हैं। अगर किसी को गोल्फ खेलने का शौक है तो वो 1.5 महीने के करीब से, या कुछ काफी लोग तो 1 मंथ के एंड से ही गोल्फ खेलना भी शुरू कर सकते हैं। तो लाइफ आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेकिन इसमें जो कुछ अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं वो ये कि पेशेंट की प्री ऑपरेटिव मसल कंडीशन कैसी थी। वो लोग जिन्होंने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से पहले ही अपने घुटनों की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइजेस शुरू कर दी, उनके रिजल्ट बेटर होते हैं। काफी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अगर जैसे हमसे नी रिप्लेसमेंट की डेट लेके जा रहे हैं कि हम नेक्स्ट मंथ आएंगे, या मंथ फिक्स कर लेते हैं कि हम अगस्त में सर्जरी कराएंगे, तो हम उनको प्री ऑपरेटिव एक चार्ट भी देते हैं और अपने फिजियोथेरेपिस्ट से एक्सरसाइजेस भी सिखवाते हैं। काफी पेशेंट्स को हम अपने वीडियोस भी देते हैं जिनसे कि वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के पहले ही घर पे अपनी एक्सरसाइजेस शुरू कर दें, ताकि जब वो हमारे पास सर्जरी कराने आए तब तक उनके घुटने मजबूत हो गए। तो नी रिप्लेसमेंट में पेशेंट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डॉक्टर फैक्टर या टेक्निक फैक्टर तो है ही, साथ में प्रोटोकॉल्स जो स्टैंडर्ड किसी भी इंस्टीट्यूट के होते हैं वो भी जरूरी है, लेकिन पेशेंट फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। जैसे पेशेंट का एक्सरसाइज करना, जैसे पेशेंट का रेगुलर शुगर बीपी मॉनिटर करना, कंट्रोल करना। इसी तरह अगर किसी पेशेंट को फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो उसका भी ट्रीटमेंट करना। जैसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से पहले हम खास तौर से देखते हैं फीमेल पेशेंट्स काफी होती हैं जिनको सिम्टम्स नहीं होते लेकिन यूरिन में इन्फेक्शन आता है, तो वो भी एक ऐसा क्राइटेरिया है जो हम एलिमिनेट करना चाहते हैं सर्जरी से पहले। सर्जरी से पहले हम इन्फेक्शन ना हो पेशेंट को, उसके जितने भी पॉसिबल सोर्सेज हैं उनको एलिमिनेट करना चाहते हैं। सो नी रिप्लेसमेंट की सक्सेस सिर्फ सर्जिकल प्रोसीजर पे या प्रोटोकॉल्स पे ही डिपेंड नहीं करती, इस पे भी डिपेंड करती है कि पेशेंट अपनी तरफ से कितना ध्यान रख रहे हैं या कितने अटेंटिव हैं। जैसे काफी पेशेंट होते हैं जब हम उनको कहते हैं कि आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से पहले अपना वेट कम करिए, तो वो लोग सक्सेसफुली सर्जरी से पहले अपना वेट कम करके हमारे पास आते हैं और उससे उनका नी रिप्लेसमेंट एज अ ओवरऑल प्रोसीजर बेटर हो जाता है, रिजल्ट्स बेटर हो जाते हैं। इसी तरह जिन पेशेंट्स की शुगर वेल कंट्रोल्ड होती है उन लोगों का भी हम पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशंस रेट देखते हैं कि बहुत कम है। तो अगर आप नी रिप्लेसमेंट का सोच रहे हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी यह है कि जब तक आपके डॉक्टर या फिजिशियन ने आपको नी रिप्लेसमेंट की डेट नहीं दी है, उस टाइम तक आप अपना वेट भी कम रखें, डाइट भी अच्छी रखें, शुगर बीपी का कंट्रोल रखें अच्छे से। आपकी जो भी मेडिकल हिस्ट्री है वो अपने डॉक्टर से खुल के आप बात करें, सारी बताएं। और अगर फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, कोई सोर्स है बॉडी में इन्फेक्शन का, तो वो भी अपने डॉक्टर को बताएं, ताकि सर्जरी से पहले हम उन सारे सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन को कंट्रोल करें, ताकि पोस्ट ऑपरेटिवली आपको इन्फेक्शन होने का चांस ना रहे। तो इन अ नटशेल, दिस इज हाउ द इंटायर प्रोसेस ऑफ नी रिप्लेसमेंट गोes. So knee replacement in itself is a very safe and effective surgery. It is a life-changing surgery for patients suffering from knee pain and proven knee arthritis. तो अगर आपके परिवार में कोई नी रिप्लेसमेंट का सोच रहा है, तो मैंने जो 5 क्राइटेरिया बताए हैं उनसे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उन 5 सवालों में से 3 के जवाब हाँ हैं तो नी रिप्लेसमेंट की जरूरत हो सकती है। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से मिलें, और ये जो मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए हैं, सारी डिटेल्स बताई हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की, इन सारी चीज़ों को आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं।
हर डॉक्टर के थोड़े प्रोटोकॉल, थोड़े क्राइटेरियाज अलग हो सकते हैं, टेक्निक अलग हो सकती है, इम्प्लांट सिलेक्शन अलग हो सकता है, लेकिन ग्रॉसली मैंने आपको जो पूरा प्रोसेस बताया है, नी रिप्लेसमेंट इसी तरह से होता है। और थोड़े बहुत पैरामीटर्स ऊपर नीचे हर डॉक्टर के चेंज हो सकते हैं, प्रोटोकॉल्स चेंज हो सकते हैं, बट हर डॉक्टर की एक ही कोशिश होती है कि आपका नी रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल हो। थैंक यू। मैं चाहूंगा अब अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो वो आप लोग सवाल में से कर लें, उनके जो भी बेस्ट पॉसिबल जवाब होंगे मैं अपनी तरफ से आपको देने की कोशिश करूंगा। एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, इन्होंने पूछा उनकी मदर की एज 46 है, उनको 3 साल से रूमेटॉइड अर्थराइटिस है और अभी 2-3 महीने से सियाटिका भी हो रखा है। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन देम? तो इसमें सर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो स्पाइन को और घुटनों को दोनों को अफेक्ट कर सकता है। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में हमको एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट करना होगा। जैसे अगर उनको सैटिका का पेन है तो हो सकता है एमआरआई स्पाइन की जरूरत हो, क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कितनी बार स्पाइनल इंस्टेबिलिटी भी हो जाती है। तो उस सिचुएशन में आपको आपकी मदर को किसी ऐसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए जहां पे कि स्पाइन के और नी के दोनों के कंसल्टेशंस के सुविधा हो। ये दोनों प्रॉब्लम्स आपस में नहीं जुड़ी हैं, लेकिन रूमेटॉइड में घुटनों का दर्द, कमर की दिक्कत बहुत कॉमन है। तो मिस्टर घोष, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आप एक बार अपनी मदर का एमआरआई करा के किसी अच्छे स्पाइन स्पेशलिस्ट को और नी स्पेशलिस्ट को साथ में मिलें। उससे आपको एक कंबाइंड ओपिनियन मिल पाएगी कि अगर सैटिका की प्रॉब्लम है, इज इट एनीवे रिलेटेड टू इंस्टेबिलिटी इन स्पाइन या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस रिलेटेड चेंजेस इन स्पाइन। और उसमें अगर डिसीजन ये होता है कि सियाटिका की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो हो सकता है उसमें जो भी ट्रीटमेंट हो पहले हमें सियाटिका का ट्रीटमेंट करना हो। और क्योंकि 46 ही है आपकी मदर की एज, तो अभी मैं चाहूंगा अगर हम नी रिप्लेसमेंट को पोस्टपोन कर पाए, मेडिसिन से रूमेटॉइड को कंट्रोल करें जिससे उनके घुटनों का दर्द भी कंट्रोल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज पेन मैनेज्ड आफ्टर सर्जरी? सो नॉर्मली सर आजकल हम एपिडुरल कैथेटर एक होता है जो कि हम ऑपरेशन के दौरान ही स्पाइन के थ्रू डालते हैं, जिससे कि ऑलमोस्ट 70-80% हम पेशेंट का पेन कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बावजूद भी हम पेशेंट को एज के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से पेन मेडिसिन देते हैं। तो जो पहले के टाइम में होता था कि पेशेंट का नी रिप्लेसमेंट हुआ और 2-3 दिन तक बहुत तेज दर्द है, पेशेंट सो नहीं पा रहा है, बिल्कुल अनकंफर्टेबल है, वो अब नहीं होता। तो पेन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मोस्टली 3 चीजें होती हैं। एक तो एपिडुरल कैथेटर या एपिडुरल जो हम एनेस्थीसिया देते हैं उससे, दूसरा पेन मेडिसिन, स्टैंडर्ड पेन मेडिसिन, और तीसरा इसके सिवा कुछ पैचेस होते हैं। पैचेस मतलब मेडिसिन भरे हुए स्टिकर जैसे जो हम स्किन पे चिपकाते हैं, उससे भी हम पेशेंट का पेन कंट्रोल करते हैं। तो ये तीनों चीजें मिलकर पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को बहुत कंफर्टेबल बना देती हैं। नेक्स्ट इज कैन अ पर्सन रिज्यूम फिजिकल एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, स्विमिंग और योगा आफ्टर सर्जरी? जी बिल्कुल ये पॉसिबल है। नॉर्मली घर के नीचे भी वॉक करना जाना है, आप 4th वीक के करीब से शुरू कर सकते हैं आफ्टर नी रिप्लेसमेंट। स्विमिंग नॉर्मली आप 1.5 से 2 महीने के बीच में शुरू कर सकते हैं। योगा आप सर्जरी के बाद 1 से 1.5 महीने में शुरू कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि योगा में आप स्पेसिफिक क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप पूछ रहे हैं कि जैसे घुटना मोड़ के बैठने की स्थिति, तो घुटना मोड़ के बैठना पेशेंट हफ्ते के 3 से 4 हफ्ते में शुरू कर देता है। सो अगर आप योगा के लिए पद्मासन में बैठने का पूछ रहे हैं तो जवाब ये है। बट अदरवाइज अगर आप योगासन उस तरह का सोच रहे हैं कि जिसमें हलासन या बाकी चक्रासन इस तरह की चीजें करनी है, सो फॉर दैट यू हैव टू वेट मे बी 1.5 to 2 months, नॉट बिफोर दैट। Next question is what sign should a family member watch for that indicated complications?
कॉम्प्लिकेशंस के लिए सर जब पेशेंट की छुट्टी हो रही होती है नॉर्मली हम सारे पेशेंट्स को हिदायत देते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में हमें मोस्टली 3 या 4 चीज़ें देखनी होती हैं। जैसे अगर इन्फेक्शन का चांस है तो वो उसके लिए जो कॉम्प्लिकेशंस है कि अगर पट्टी में से पस आ रहा हो या अगर बूंद लाल पड़ रहा हो या सूजन बढ़ रही हो या दर्द बहुत होने लगे घुटने में, इस तरह की सिचुएशंस। अगर इन्फेक्शन की हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो उसमें हमें फीवर पर खास तौर से ध्यान देना होता है। दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि जैसे खून की गांठें बनना, जिसको कि एम्बोलिज्म कहते हैं। एम्बोलिज्म का मतलब ये है कि कम चलने की वजह से बड़ी उम्र के लोगों में जो खून की गांठें बन जाती हैं जो कि पैर की नस को ब्लॉक कर सकती हैं या लंग की नस को, उसको एम्बोलिज्म कहते हैं। तो उसमें हम पेशेंट को छुट्टी के टाइम पे कुछ ऐसी मेडिसिन भी देते हैं जिससे कि इस तरह की गांठें ना बने, और हम साथ ही में पेशेंट को ये भी कहते हैं कि आपको एक्सरसाइजेस करनी है पैरों की, खासतौर से पंजों की और काफ्स की। इसमें और तरह के कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करते हैं जैसे कि नर्व रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस या सूचर लाइन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, तो नॉर्मली उसमें हम पेशेंट को गाइड जरूर करते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि पेशेंट घर में बार बार पट्टी खोल के देखें। हम अपने ज़्यादातर पेशेंट्स को ये कहते हैं कि आप हमारे पास आइए डेजिग्नेटेड टाइम पे ड्रेसिंग के लिए, और अगर वूंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, स्किन हीलिंग रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है तो वो हम ही देखेंगे, हम ही उस चीज़ को अपने हिसाब से ट्रीट करेंगे रादर देन पेशेंट और फैमिली मेंबर्स गोइंग फॉर ड्रेसिंग एट होम। नेक्स्ट इज सर्जरी के बाद कितने दिनों के बाद लाइफ नॉर्मल हो जाती है। तो गीता जी, सर्जरी के बाद अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें तो वो करीब 4 हफ्ते या 1 महीना। नॉर्मल से मतलब ये है कि आप घर के नीचे घूमने भी जा सकते हैं, कार भी चला सकते हैं और घर में अपना सारा काम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। बट अगर हम वॉकर छोड़ने को नॉर्मल लाइफ गिन रहे हैं तो वो नॉर्मली 10 से 14 दिन के बाद होता है सर्जरी के बाद। नेक्स्ट इज फादर को डिस्क की प्रॉब्लम है और नर्व का 5 mm दबी हुई है। तो अगर 5 मिलीमीटर किसी के एमआरआई में नर्व का स्पेस दिख रहा है, इसका मतलब नर्व पे प्रेशर है। अब अगर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो उसके मोस्टली कारण होता है कि जैसे जो डिस्क अपनी जगह पे होती है, स्पाइन के मणकों के बीच की गद्दी वो अपनी जगह से हिल गई हो और नस को दबा रही हो। इस सिचुएशन में पैर में दर्द जाना, भारीपन होना, सुनपन, झुंझुनाहट, इस तरह की चीजें होती हैं। तो 97% लोग तो मेडिसिन, एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो जाते हैं, उसमें सर्जरी की जरूरत नहीं होती। और 6 वीक्स तो हम गोल्डन पीरियड कहते ही हैं कि जब शुरू में पेशेंट को मेडिसिन, एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी करानी चाहिए। अगर उसके बाद भी इलाज नहीं, दर्द नहीं जा रहा है, तब हो सकता है उसमें हमें पेन प्रोसीजर या इंजेक्शन की जरूरत पड़े। पेन प्रोसीजर्स जो होते हैं नॉर्मली ऑपरेशन थिएटर में करने वाले प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें 15 मिनट लगता है, और एक्सरे मशीन में देख के हम नस के उस भाग पे इंजेक्शन देते हैं जिसकी वजह से कि सियाटिका का दर्द हो रहा है। अगर इन सारी चीजों से फायदा नहीं हो रहा है तभी सर्जरी की जरूरत पड़ती है, और नॉर्मली 3 ही एब्सोल्यूट इंडिकेशन है जब सर्जरी की जरूरत पड़ती है। पहला, वो दर्द जो कि 6 हफ्ते कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद गिना जा रहा हो। दूसरा, पैर के किसी भाग में सुन्नपन, भारीपन हो, चलने में दिक्कत हो रही हो। या तीसरा, नर्व डैमेज के लक्षण हो जैसे पैरालिसिस। इन 3 सिचुएशंस में ही सर्जरी की जरूरत पड़ती है। बाकी 97% लोगों को स्लिप डिस्क के लिए सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या सर्जरी कंपलसरी है? तो इसका मैंने जवाब दिया ही आपको कि 3 ही सिचुएशन है जब सर्जरी की जरूरत पड़ती है। बाकी 97% केसेस में मेडिसिन, एक्सरसाइज और फिजियो से हम ठीक कर लेते हैं। नेक्स्ट, वो कह रहे हैं कि मुझे 3 से 4 महीने हो गए इस प्रॉब्लम को। तो अगर 3 से 4 महीने हो गए हैं तब मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट को या स्पाइन सर्जन को मिलें। अगर 3 से 4 महीने हो गए तो हो सकता है सर्जरी की जरूरत हो आपको। नेक्स्ट इज, बिना सर्जरी के सही हो सकता है? इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार आके ना स्पेशलिस्ट को मिलें, क्योंकि तभी हम बता पाएंगे। बिना कोई रिपोर्ट देखे हम आपको ऐसा नहीं बता पाएंगे कि आपके पर्टिकुलर केस में सर्जरी की जरूरत है कि नहीं। बट मैंने जितने क्राइटेरिया बताए हैं आप उसमें देखिए। इफ यू हैव ट्राइड विद मेडिसिन, एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी एंड नथिंग इज हेल्पिंग, देन मूव टू ऑप्शन बी, दैट इज पेन ब्लॉक प्रोसीजर. If that is not helping, then only go for surgery.
Last is, are there any activities that should be avoided permanently after knee replacement? दुर्गेश जी, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जो परमानेंटली आपको अवॉइड करनी है, बट जो आपके घुटने में इम्प्लांट डला है उसकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका पेन फ्री पीरियड रहे और हमें रिवीजन की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए हम कहते हैं घुटना मोड़ के बैठने वाली एक्टिविटीज़, इंडियन टॉयलेट को यूज़ करने जैसी एक्टिविटीज़, या फिर जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं वो नहीं खेलने चाहिए। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हो गए जैसे कि कुश्ती, जिसमें कि चोट लगने का, घुटना मुड़ने का, उस तरह की दिक्कत होने के चांसेस हैं। गोल्फ जैसी चीज़ें बिल्कुल खेली जा सकती हैं। वंस इन अ वाइल घुटना मोड़ के कभी ज़मीन पर बैठना है, जैसे किसी मंदिर में या किसी के घर में पूजा हो रही हो जहाँ कंपलसरी, आप बिल्कुल बैठ सकते हैं। लेकिन रोज़मर्रा में घुटना मोड़ के ज़मीन पर बैठना या इंडियन टॉयलेट यूज़ करने की सलाह हम नहीं देते। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो जो आपका इम्प्लांट लगा है उसकी लाइफ लंबी रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे हर पेशेंट को बार बार नी रिवीजन या रिवीजन नी रिप्लेसमेंट्स ना करानी पड़े, इसलिए हम नॉर्मली उन्हें सलाह देते हैं कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, जमीन पे इंडियन टाइप का बाथरूम यूज करना या पलोथी मार के बैठना, इन 3 चीजों को अवॉइड करना चाहिए। सो आई गेस देयर आर नो मोर क्वेश्चंस देन। आई होप दिस वाज अ नाइस सेशन फॉर यू, informative. So if there are no more questions, I think we can sign out now. And it was a pleasure being here today. If there is any query or any more questions related to this Facebook live session, you're most welcome to come and meet us. We are at Fortis Hospital, Greater Noida. Thank you.